Okay, students, today we have to start our new chapter, cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फ्लो ऑफ कैश। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और बहुत ही लेंदी फॉर्मेट है इसका, बट अगर आप लोग अच्छे से सुनोगे समझोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल statement, what it indicates, inflow and outflow. Only inflow and outflow of cash and cash equivalents during an accounting period from the different or various activities like operating activities, investing activities and फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कितने तरीके की एक्टिविटीज है? 3: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। सो ये 3 एक्टिविटीज से एक साल में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है, उसी के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट कितने रुपए का कैश का फ्लो हुआ और कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ, एंड फाइनेंसिंग का। ठीक है, अगर हमारे पास कैश बैलेंस कम है तो क्यों है, या ज्यादा है तो किस वजह से ज्यादा हुआ, किस एक्टिविटीज में ज्यादा पैसा खर्च हुआ, किस एक्टिविटीज से ज्यादा पैसा हमारे पास आया। तो इन सभी चीजों का डिटेल हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। So cash flow statement is to be prepared as per accounting standard 3 revised. किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग? Accounting standard 3 revised. You should note down whatever I am speaking point wise. You should note, because this will be coming in the paper and viva. Just note down. Online class I'm taking. So cash flow statement means here कि flow of means inflow and outflow, inflow और outflow, ठीक है। so जब पैसा हमारे पास कैश हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है, so इसी जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाने के लिए, उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंड ऑन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑन बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आप अगर इसका मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे बुक में दिया होगा। It refers cash flow statement. It means here cash flow statement, na? It refers to inflow and outflow of cash and cash equivalents from various activities that is operating activities,
investing activities and financing activities during the सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर. सो वेरियस एक्टिविटीज, द व्हाट इज द नेम ऑफ वेरियस एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, सो हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे. पहले आप मीनिंग लिख लो. You take this screenshot, students. Okay, so I'm going to erase this. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. मैंने लिखवाया कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो एग्जाम में भी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है, सो यू शुड नो. सो राइट, कैश एंड कैश equivalence includes cash in hand and bank current investment short term investment या marketable securities, इसको हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, डीडी ऑन हैंड. सो देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड इट इज जस्ट लाइक ए कैश. कैश एट बैंक इज आल्सो जस्ट लाइक ए कैश बिकॉज इट इज लॉज इन द बैंक. एंड करेंट इन्वेस्टमेंट which can be matured within an accounting period जो होता है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट स्टूडेंट डू नॉट गेट कंफ्यूज, सो वी हैव केप्ट current investment into the cash and cash equivalents because short term investment are marketable securities or trade investment also known as current investment. So they will be confused ki which current investment we should record in the cash and cash equivalents. So we have considered all kind of current investment. If it is written current investment, it is written short term investment, marketable securities or trade investment. यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जितना भी करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा वो सारा हम कहाँ ले जाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है, फिर उसके बाद चेक इन हैंड, जैसे आपको चेक मिला बट बैंक में भी डिपॉजिट नहीं किया, तो हमारे पास पड़ा है चेक इन हैंड. या डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, कोई हमको दिया, अभी बैंक में हम पैसा लेने के लिए नहीं गए, क्योंकि डीडी क्या होता है?
तुरंत बैंक में प्रेजेंट करो, तुरंत इन कैश हो जाता है। तो जनरली दीज आर द लिमिटेड थिंग व्हाट आई हैव रिटन ओवर द बोर्ड, यू शुड लर्न इट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, बट अभी के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इतना ही लर्न करोगे, ठीक है। सो क्लियर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? सो नोट कर लो इसे। कोई पूछेगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिफाइन करो, हाउ विल यू डिफाइन? सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट refers to those amount which are readily convertible into cash within simultaneous period of time। मतलब जब हमें जरूरत है तुरंत readily अवेलेबल होना चाहिए, यानी नेक्स्ट उसका जो कन्वर्सन है वो कैश में ही होगा। अगर आपसे मीनिंग पूछा जाएगा तो लिख सकते हो जनरली विद इन 3 months। हाँ, करेंट एसेट्स का ही पार्ट है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते जब हम हैं तो उस समय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स के जैसा ट्रीट ना करके उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग ट्रीट करेंगे। वो हम बताएंगे क्यों और कैसे होगा, क्योंकि ये एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट हमारे कैश फ्लो पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो रिजल्ट होता है इनफ्लो और आउटफ्लो का, है ना। कितना पैसा आया कितना गया उसके आधार पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तय होता है। इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट अफेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो वी डू नॉट कंसीडर इनटू द करंट एसेट्स। नो डाउट इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, बट we record it separately by the name of cash and cash equivalents while we prepare the cash flow statement। so we erase कर दे इसको, you take the screenshot। अब देखो कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, हम आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पे अभी नहीं ले जाएंगे, एक एक चीज बताना है क्योंकि इतना लेंथी ये फॉर्मेट है, यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या लर्न करें क्या नहीं करें कैसे करना है। सो इसके जैसे जैसे बता रहे हैं, अभी हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है समझ में आ गया, ठीक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग ओवरऑल फॉर्मेट देखते हैं शॉर्ट में कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, लेआउट, जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले उसके लेआउट बनते हैं ना, क्या चीज कहाँ होना चाहिए कैसे, ठीक उसी तरह फॉर्मेट बनाने से पहले हम इसका लेआउट आप लोग को बताएंगे कैसे होगा। तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम लोग कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और वही फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर होगा, ठीक है। सो आप लोग इसके लाइंस को ड्रा कर लो, ऐसे किताब में देकर नहीं बताएगा, किताब में एक पूरा फॉर्मेट दिया होगा, बट आपको जैसे जैसे बता रहे पहले आप उसको एज इट इज पढ़ते जाओ ताकि हम जल्दी से कर पाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, एएस 3 रिवाइज्ड, ठीक है, एएस 3 रिवाइज्ड। इसके अकॉर्डिंग देयर आर 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। So there are 2 methods also to prepare the cash flow statement. One is direct method and other one is indirect. तो हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाएंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मेथड हम बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड ही है, आपको कोई दूसरा मेथड और नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे बिजनेस में सबसे पहला एक्टिविटी क्या होता है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो सारे एक्टिविटीज हमारे किस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, है ना। जैसे गुड्स परचेस किया, गुड्स सेल करना, जो प्रॉफिट होता है, तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ की एक्टिविटीज के थ्रू जो पैसे का फ्लो होता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, सीक्वेंस याद रखना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने लिखा,
सो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वो सारा डिटेलिंग हम लोग लिखते हैं। अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या आएगा आपके पास, या तो पैसा या तो जाएगा, यानी कुछ चीजों पर पैसा आता है, कुछ से जाएगा, तो नेट में पता करना होता है। सो या तो इसमें पॉजिटिव यानी कि इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब हम कैलकुलेट करेंगे, इधर विल बी इनफ्लो और आउटफ्लो, यही कुछ हो सकता है। तो जो भी टोटल आएगा, फाइनल नेट आएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इस साइड। ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, ये डिटेल का कॉलम होता है अमाउंट का। हालांकि कितने लोग एक ही कॉलम में बना देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं है। इस कॉलम में हम प्लस माइनस करते हैं, फिर फाइनल जो अमाउंट आता है उस एक्टिविटीज का, उसको हम इस साइड लिखेंगे। समझ में आया। अब जैसे ऑपरेटिंग का इट मे बी इनफ्लो और आउटफ्लो, तो जो भी आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का वैल्यू लिखेंगे और निगेटिव आएगा तो निगेटिव का। जैसे ही ऑपरेटिंग फिनिश होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। सो जैसे ऑपरेटिंग सॉल्व हो गया, इसके बाद दूसरा एक्टिविटी क्या स्टार्ट होगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने का प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये सारी चीजें मैंने खरीदा, यानी नॉन करेंट एसेट लाइक फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स परचेस किया, तो ये सारी चीजें हमारा इन्वेस्टिंग में आएगा। इवन मैंने अगर अपना पैसा किसी दूसरे कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी इसी में आएगा। ठीक है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये दिखाते हैं कि कितना हमने फिक्स्ड एसेट परचेस किया, वो हमारा आउटफ्लो कहलाता है, और कितना हमने ओल्ड फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया। ठीक है। फिक्स एसेट को सेल करने से जो पैसा आएगा उसे क्या कहेंगे, इनफ्लो कहेंगे। ठीक है। सो इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आया, मतलब इनफ्लो हुआ, और कितना पैसा हमारे पास से गया। तो जो फाइनली कैलकुलेट करने पर नेट आता है, नेट जो आएगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इधर फाइंड करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद आएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी हम कितना पैसा आया कितना पैसा गया सारा स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे, और फाइनली हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करने पे नेट हमारे पास पॉजिटिव या निगेटिव होगा। लेकिन फाइनेंसिंग में होता क्या क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा कहाँ से आ सकता है, देयर आर two sources of the funds, raising the funds. One is owners fund, second one is borrowed fund. owners fund में हम शेयर इशू करके पैसा लेते हैं, ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर हो। बोरोड फंड में हम डिबेंचर इशू करके पैसा लेते हैं, हमारे पास आता है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा आता है। ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेते हैं तो पैसा आता है। इवन बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म बोरविंग, तो भी पैसा हमारे पास आएगा, है ना। तो जितने भी सोर्स से फंड को अराइज करते हैं, फंड रेज करते हैं, तो वो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो इनफ्लो कहलाता है। लेकिन याद रहे कि जो बोरोड फंड होता है उसका कुछ समय के बाद हमको पेमेंट करना होता है, तो उनका बाद में रिडेम्पशन करते हैं। क्या करते हैं, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट। तो डिबेंचर का रिडेम्पशन करते हैं, लोन का रिडेम्पशन करते हैं, बैंक लोन का रिडेम्पशन करते हैं। तो जब भाई हम पेमेंट करेंगे तो इसे कहेंगे आउटफ्लो। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग जब फाइनेंसिंग पढ़ेंगे पूरे अच्छे से तब बताएंगे, बट नॉर्मली बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऑपरेटिंग में क्या होता है, जो रूटीन फंक्शंस है। इन्वेस्टिंग में क्या है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड यानी नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज है एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंसिंग में बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो फंड का मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, किस सोर्स से आ रहा है और फिर उनको वापस
पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमने उधार लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो ये सब आउटफ्लो में जाएगा, है ना। तो अगर हमने इशू किया है शेयर 10 लाख रुपए का और उस पर हमें 20% डिविडेंड देना है, तो 20% 10 लाख का निकालेंगे, 2 लाख रुपए तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अगर हमने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है 10%, सो हमें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है। सो इस तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा आया और कितना गया, इसको लिखने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने ऑपरेटिंग से भी कैलकुलेट कर लिया, इन्वेस्टिंग से भी कर लिया और फाइनेंसिंग से भी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग और क्या करेंगे, यहीं से स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार ये बता दे रहे हैं कैसे कैसे करेंगे, तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, ये फाइनल वाला ऐड करेंगे, यानी इसमें क्या रहा होगा, या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो निगेटिव रहा होगा, इसमें भी यही चीज रहा होगा, क्योंकि अगर हमारा जो टोटल में नेट जो इधर आया वही चीज तो हम इधर लिखे होंगे। सो अब इन सबको सम करेंगे, सम करने के बाद ऑब्वियसली या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, हो सकता है कि 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव हो, तो डिफरेंस जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो आएगा। ठीक है, यानी कि तीनों का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब हम ऐड करेंगे, सो ऐड करने पर यहां पर जो भी पैसा आएगा ये या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। ये अलग अलग सबका है, फिर हम टोटल करके फाइनल अमाउंट निकालते हैं। मान लो कि यहाँ पर 10 रुपए का पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 रुपए का निगेटिव है और यहाँ 15 रुपए का पॉजिटिव है, 25 माइनस, समझ में आया? सो ये नेट क्या आएगा, इसे लिखेंगे नेट। अगर से पॉजिटिव है, याद रखो अगर पॉजिटिव है तो लिखेंगे नेट इंक्रीज, अगर पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज, और नेगेटिव है सो नेट डिक्रीज। ठीक है, और इसमें इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये कैसे आता है, इसको ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने A को ऐड किया फाइनल अमाउंट, B का ऐड किया फाइनल और C का ऐड किया। सो A B C तीनों को ऐड करने में जो यहाँ आया ये 20 कैसे आया, A B और C तीनों को ऐड करने पर ना 20 आया। सो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट इंक्रीज तब लिखेंगे जब प्लस होगा और माइनस होगा तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ ब्रैकेट में A B प्लस C। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग यहां ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, C एंड CE लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप पूरा लिख लोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग या करेंट ईयर का ओपनिंग में जितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास था उसको ऐड कर दो। तो मान लो पहले से तुम्हारे पास जो भी रहा, सपोज 5 रुपया था, पहले से सपोज 5 रुपीज था, मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा, इस बार का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव था, यहाँ इतना, तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ 20 का, और पहले से मेरे पास बैलेंस शीट में 5 रुपीज का था, तो इस साल के बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग होगा वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। यही पे क्वेश्चन बनता है, यही पे एग्जामिनर आपको फंसा देता है अगर वाइवा पूछता है तो। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐड किया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो नेट क्या आएगा इसके बाद ऐड करने पे, कैश एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट
द एंड ऑफ द ईयर। ये आप टैली करोगे अगर आपका बैलेंस शीट में कि यहाँ इन तीनों को ऐड करने के बाद और बिगिनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा उसके इक्वल होना चाहिए। अगर है तो आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि पहले से मेरे पॉकेट में 5 रुपए था, इस साल 20 रुपए आया, तो इस साल अब पॉकेट में कितना होना चाहिए, कोई 25 रुपए। अगर पहले से मान लो ये निगेटिव होता 20 रुपए, या मान लो कि यहाँ पर निगेटिव होता 5 रुपए, ठीक है, सपोज दैट 5 निगेटिव होता और मेरे पास 20 पॉजिटिव रहता बिगनिंग में, तो इस साल क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 15 रुपए। तो दिस मींस कि ये ध्यान रखना है कि बिगनिंग में कितना है और कितना इस साल आया, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्लोजिंग के बराबर होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पहले से ओपनिंग बैलेंस 5 रुपए का था और इस साल बिजनेस करने से 20 रुपया और आया, तो ऑब्वियसली जब टोटल करोगे तो क्लोजिंग तुम्हारा 25 ही आएगा, है ना। ये होना चाहिए, क्लियर है। ये मैंने जो तुम्हें बताया एक लेआउट बताया, देखो क्रॉस चेक करने का कितने लोग मालूम है अपना माइनस किए जो आया वो लिख दिए, ठीक है, लेकिन वो करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वो तो स्मार्ट माइंड है, जो इतना सीखा होगा तब ना करेगा, और इतना सीखा होगा तो वो कर ही लेगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लियर है कि कैसे होगा। तो लेआउट समझ में आया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग से, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, देन सम, और उसके बाद सम करने के बाद क्या आता है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, देन वी विल ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट विल बी इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, टेक द स्क्रीनशॉट। जया, is it clear? जया? Yes sir, clear है। Yes sir, clear है। महिमा सिंह, क्लियर है सर। ठीक है। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो देखो अब हम आज तो टाइम ज्यादा नहीं है, 4 मिनट्स आर लेफ्ट, सो हम लोग बस इसी को एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिखाएंगे कि ऑपरेटिंग कैसे बनेगा, ठीक है।